कि एक कुछ एग्जांपल लेके भी समझाया था मैंने, तो दोस्तों उसे ज़रूर देखिए। और मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट टॉपिक में कैश फ्लो डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। कैश फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। और आप देखिएगा आज जो मैं आपके साथ एमसीक्यूज, और दोस्तों हम लोग मैकमिलन का जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके मैकमिलन बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे मतलब आप यदि अगला 1 घंटा मेरे बातों को ध्यान से समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप अपने से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस टॉपिक पे आपका पूरा कमांड आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को अपने पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के साथ। दोस्तों ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीवीआईएफ का, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का। तो वो है हमारा 1/1 + r होल टू द पावर t, ठीक है। चलिए ये आपको पता है, इसमें r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, t क्या है, टाइम है। उसके बाद दोस्तों एक फॉर्मूला है पीवीआईएफए का, ठीक है। पीवीआईएफए का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 + r होल टू द पावर t -1 अपॉन r टाइम्स 1 + r होल टू द पावर t। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ए क्या है यहाँ पे, तो दोस्तों देखिए ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी ड्यू वाला है, ठीक है। तो ये एन्युटी वाला केस हो जाता है। जब एन्युटी वाला केस होता है तो हम लोग ये फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ये तो टॉपिक हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़े थे, आखिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके पीछे रीज़न ये है कि आप हम लोग जो टॉपिक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं उस वहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। ये यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब आपको बॉन्ड का प्राइस निकालना होता है, ठीक है, जब आपको बॉन्ड का प्राइस निकालना होता है दोस्तों, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, जैसे कि मान लो कि आपको बॉन्ड का प्राइस निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो कूपन है, ठीक है, कूपन को मल्टीप्लाई कर देते हो पीवीआईएफए से। क्यों, क्योंकि कूपन एक तरह का एन्युटी ही तो है, ठीक है। और पीवीआईएफए से मल्टीप्लाई कर लेते हो, और पीवीआईएफए में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बुक दिया रहेगा और टाइम भी दिया रहेगा, ठीक है। और जो आपका फेस वैल्यू है एफबी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, पीवीआईएफ से, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाता है, बॉन्ड का प्राइस मिल जाता है। तो ये एक तरीका है, और आपको पता है ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, याद होगा आपको। जब आप इसे लिखेंगे ना, जब आप इसे लिखेंगे, आप देखिए एक बार प्रैक्टिकली करके ही देख लीजिए। पीवीआईएफए का जरा फॉर्मूला लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा, 1 + r होल टू द पावर t। मान लीजिए आप भूल गए तो मैं एक स्टेप करके बता रहा हूँ, r इंटू 1 + r होल टू द पावर t प्लस ये इंटू कूपन है, कूपन को मैं सी से नोट कर रहा हूँ, प्लस एफ बी इंटू पी बी आई एफ हो जाएगा 1/1 + r होल टू द पावर t। अब जरा देखिए यहाँ पे आपके सामने 2 टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, जरा देखिए। तो इन दोनों टर्म में आप यदि गौर से देखेंगे, ठीक है, तो दोस्तों आप यू कैन सी दैट दिस टर्म इज कॉमन, दिस 1/8 एंड ये दिस इज कॉमन, ठीक है। पे आप देख सकते हैं कि ये टर्म कॉमन है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये टर्म हमारा कॉमन है 1/1 होल टू द पावर t, ठीक है। और इसको आप कॉमन यदि ले लेंगे तो इसको क्या करेंगे, कूपन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + r होल टू द पावर t -1/r, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एफ बी बच जाएगा। तो दोस्तों यही है फॉर्मूला। तो आप इसे डायरेक्टली याद करें या जो तरीका मैंने बताया वैसे याद करें, याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड प्राइस का बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। बॉन्ड प्राइस के कंसेप्ट का बहुत जगह यूज होता है, आपको पता होगा। तो दोस्तों आपको या तो आप डायरेक्टली इसे याद कर लें, नहीं तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हैं, दो लाइन है बस, ठीक है। दो लाइन में आप इसे डिराइव कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट था बॉन्ड प्राइस का, क्योंकि मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों दूसरा फॉर्मूला है तो वो है, देखिए आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो बॉन्ड प्राइस है ना, इस फॉर्मूले में जब आप देखिएगा, अभी जो फॉर्मूला मैं आपको दिया था उसमें आप देखिएगा कि बॉन्ड प्राइस जो है वो इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आप जरा देखिए, इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यदि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना बॉन्ड और इंटरेस्ट का, मान लीजिए आपको कोई ग्राफ प्लॉट करने कहा गया, ठीक है, बॉन्ड और प्राइस और इंटरेस्ट रेट का। बॉन्ड का प्राइस है मान लीजिए वाई एक्सिस पे, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट आप मान लीजिए एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। ये रेट ऑफ रिटर्न भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, ठीक है। लीनियर नहीं बनेगा लेकिन ऐसा बनेगा कुछ ग्राफ, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा एक और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा करंट यील्ड का। देखिए मैं आपको करंट यील्ड एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ दोस्तों।
आप क्या करो, आप एक कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ करो। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा कैश फ्लो डायग्राम है, ठीक है। देखिए नीचे हम क्या शो करते हैं, नीचे शो करते हैं जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो नीचे मान लीजिए कि प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, या बॉन्ड का प्राइस आप बोल सकते हो, बॉन्ड का प्राइस जो कि आपको देना पड़ रहा है, समझ रहे हैं बात को। और ऊपर शो करते हैं हम लोग कूपन पेमेंट, ये कूपन पेमेंट है, ये यहाँ पर क्या है, कूपन पेमेंट। इसको मान लीजिए हम ए से डिनोट कर रहे हैं या सी से डिनोट कर रहे हैं। ये सब आपको पता है, मान लीजिए 4 साल का बॉन्ड है तो हर एक साल कूपन मिलेगा, और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, फेस वैल्यू मिलेगा। तो कूपन प्लस फेस वैल्यू मिलता है, ये आपको पता है। चलिए, मतलब ऊपर आपको मिल रहा है और नीचे आपको पे करना पड़ रहा है। अब देखिए करंट यील्ड क्या कहता है, करंट यील्ड ये कहता है आपसे कि ये जो सी है ना, वो हमारे बॉन्ड के प्राइस का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसे एनुअल इनकम भी कहते हैं। तो करंट यील्ड के लिए क्या करना है, कूपन को लिखना है नॉमिनेटर में, ठीक है, और बॉन्ड के प्राइस को लिखना है डिनोमिनेटर में, और इसका परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा करंट यील्ड। कहीं कहीं आप देखेंगे कि ये बॉन्ड के प्राइस की जगह क्या लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है आपका ये कूपन की जगह एनुअल इनकम भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, एनुअल इनकम, ठीक है। तो बात बराबर है, एनुअल इनकम लिखे या कूपन लिखे, बात बराबर है। समझ में है, इस ये डायग्राम से समझिए। डायग्राम से क्या समझ रहे हैं कि ये जो कूपन है वो हमारे बॉन्ड के प्राइस का कितना परसेंटेज है। तो दोस्तों ये करंट यील्ड निकाला गया, लेकिन आपको पता ही है कि ये जो करंट यील्ड है वो उतना इफेक्टिव हुआ नहीं, ठीक है। वो हमें यील्ड नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा टोटल रिटर्न होता है, जो हमारा टोटल रिटर्न है, आप जरा देखिए कैश फ्लो डायग्राम को ही देखिए, कैश फ्लो डायग्राम को देखिए, आपको रिटर्न जो मिल रहा है उसका 2 कंपोनेंट आपको दिख रहा है क्या। देखिए नीचे वाला तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, एक तो हमारा ये वाला कंपोनेंट है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ देख सकते हैं। ये कि इस कंपोनेंट को क्या कहेंगे, तो इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं दोस्तों, इस कंपोनेंट को कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट इनकम। क्या कहते हैं हम लोग, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम। और दोस्तों एक और इनकम आपका है, क्या है, मान लीजिए कि ये है आपका 1000 और ये आपका हो जाएगा 1100, ठीक है। अब जरा बताइए, आपको लगा 1000 रुपया और आपको मिल रहा है 1100, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है इसके बीच का, वो भी तो आपका ही इनकम है ना। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन या लॉस, ठीक है, कैपिटल गेन या लॉस। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो टोटल रिटर्न है ना उसका 2 पार्ट है, एक तो हमारा इंटरेस्ट इनकम है और दूसरा पार्ट है कैपिटल गेन या लॉस। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जब भी हम लोग लिखेंगे ना, समझिए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जब भी हम लिखेंगे 100,000, तो एग्जाम्पल के रूप में था, यहाँ पे हमारा क्या होता है हमेशा, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू होता है, और यहाँ पे हमेशा क्या होता है, मार्केट वैल्यू होता है या बॉन्ड का प्राइस होता है। तो दोस्तों इसके बीच का जो डिफरेंस है, FV माइनस MV, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, या फेस वैल्यू माइनस बॉन्ड प्राइस, ये हमारा कैपिटल गेन होगा या लॉस होगा, दोनों चीज़ हो सकता है। दोस्तों जो करंट यील्ड है वो इसको कैप्चर कर रहा है, इंटरेस्ट इनकम को कैप्चर कर रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको तो कैप्चर नहीं कर रहा है ना दोस्तों। समझ रहे हैं बात को। तो आप जरा समझिए, यहाँ से एक चीज़ तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा कोई दूसरा पैरामीटर लाया जाए जिससे हम लोग टोटल रिटर्न को निकाल सकें, और वो दूसरा पैरामीटर का नाम है YTM। दूसरा पैरामीटर का क्या नाम है, YTM। YTM का फुल फॉर्म क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, इसका यील्ड टू मैच्योरिटी होता है। तो दोस्तों यील्ड टू मैच्योरिटी में क्या होता है, देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी आखिर का इसका मतलब क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है। यील्ड टू मैच्योरिटी एक हमें बेटर रिटर्न प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये डिस्काउंट रेट है। ये क्या है, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये डिस्काउंट रेट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट समझते हैं ना, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट है जिसमें बॉन्ड का जो प्रेजेंट वैल्यू है, यहाँ जो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है बॉन्ड के प्राइस के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, बॉन्ड के प्राइस के बराबर। अब ये बताइए, बॉन्ड का प्राइस तो हमारा चेंज होते रहता है इंटरेस्ट रेट के साथ, होता है ना। तो बॉन्ड का प्राइस तो मार्केट पे डिपेंड कर रहा है। हम क्या करते हैं कि बॉन्ड ऐसा डिस्काउंट रेट लेते हैं, ठीक है, कि जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है ना आपको। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए और फिर इसका निकालिए। सभी का प्रेजेंट वैल्यू आप निकालेंगे ना, उसमें R लेंगे ना आप, तो ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है कि आपका प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड के प्राइस के बराबर हो जाए, और उसी को हम लोग कहते हैं YTM। दोस्तों YTM एक स्टैंडर्ड मेजर है। YTM दोनों चीज़ को अकाउंट में लेता है। किस चीज़ को, एक तो करंट यील्ड को भी जो कि इंटरेस्ट इनकम है, और एक कैपिटल गेन और लॉस को भी। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन दोस्तों, अब आप खुद से सोच के बताइए, ठीक है। अब आप खुद से सोच के बताइए दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस बराबर है,
ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू या मार्केट प्राइस बराबर, ये किस केस में होता है आप बता सकते हैं क्या? ऐसा कोई बॉन्ड का एग्जांपल बताइए जहाँ फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस बराबर होता है। ऐसा ऐसा तब हो सकता है, आप बताइए, ऐसा तब हो सकता है फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस हमारा बराबर जब हमारा जीरो कूपन बॉन्ड होता है। ठीक है, ये कैसा बॉन्ड होता है? जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब कोई कूपन ही नहीं मिल रहा है। जीरो कूपन बॉन्ड में यही होता है ना कि बीच का कूपन नहीं रहता है, मतलब यहाँ जो सीसी लिखते हैं ना वो सब रहता ही नहीं है। तो सीसी नहीं लिखते हैं तो इसका आप सब खुद सोचिए ना कि जब सी नहीं लिखेंगे तो उसका कोई प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं निकलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू किसका निकलेगा? केवल प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा केवल हमारा फेस वैल्यू का। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू किसका निकलेगा? केवल फेस वैल्यू का निकलेगा। और वो फेस वैल्यू किसके बराबर होगा? बॉन्ड के प्राइस के बराबर। तो समझिए, ये मैंने आपको समझा दिया जीरो कूपन बॉन्ड पे, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो जब एफ और एम बराबर है, फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस बराबर है, आप जरा बताइए तो उस केस में जो हमारा वाई होगा, ठीक है, वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा? वही हमारा करंट यील्ड भी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक दूसरा केस लेते हैं दोस्तों। दूसरा केस हम ये लेते हैं कि आप मान लीजिए कि फेस वैल्यू जो है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। आप खुद सोचिए, बताइए, फेस वैल्यू यदि मार्केट प्राइस से ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, फेस वैल्यू यदि मार्केट प्राइस से ज़्यादा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो YTM है, ठीक है, आप ऐसे समझिए कि फेस वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, तो या आप इसको उल्टा देखिए, या आप इसको रिवर्स ऑर्डर में देखिए। ठीक है, YTM जो है आपका, यील्ड टू मैच्योरिटी जो है आपका, वो करंट यील्ड से ज़्यादा है। ठीक है, ये YTM जो है वो क्या है? हमारा करंट यील्ड से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हुआ कि हमारा जो फेस वैल्यू है वो MP से क्या होगा? मार्केट प्राइस से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, और तीसरा केस हमारा होता है दोस्तों, YTM जो है वो करंट यील्ड से कम है। दोस्तों इस कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं कब? जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाया था YTM यदि करंट यील्ड से कम है तो हमारा जो FB होता है वो हमारा MB से MP ज़्यादा होता है। ठीक है, मार्क प्राइस हमारा क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसको मैं आपको एक क्वेश्चन करके समझाऊंगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों ये पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग YTM कैलकुलेशन पे आते हैं। YTM को कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। YTM इज इक्वल टू कूपन प्लस FV माइनस MB अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय 0.36 टाइम्स FB प्लस 0.64 टाइम MP। देखिए ये एक फॉर्मूला है, लेकिन ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते हम लोग। ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं इस वाले फॉर्मूले को जो मैं अभी लिख रहा हूँ। YTM इज इक्वल टू 2 टाइम्स कूपन, ज़्यादा टाइम हम लोग इसको इसे यूज करेंगे, प्लस FB मतलब फेस वैल्यू, MP मतलब मार्केट प्राइस, अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस। ठीक है, ज़्यादा टाइम आप इसे यूज करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको YTM बता देता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया आपका। अब देखिए रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है, रेट ऑफ रिटर्न में एक तो हमारा कूपन इनकम आएगा, दो तरह से इनकम हो रहा है ना, मैं आपको बताया था ना, एक तो कूपन इनकम है और एक क्या है? हमारा प्राइस चेंज है, जो हमारा कैपिटल गेन या लॉस हो रहा है। ठीक है, प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे? इसको डिवाइड कर दीजिए आप इन्वेस्टमेंट से। किसे डिवाइड कर दीजिए? इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। चलिए ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद दोस्तों ड्यूरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ PV टाइम्स T अपॉन समेशन ऑफ PV। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करना है हम लोग देख चुके हैं और भी आगे क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, वो होता है हमारा ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई अपॉन एन। ये वाई क्या है दोस्तों? ये वाई है हमारा, ये वाई नहीं YTM होता है, और एन क्या है दोस्तों? एन है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला का कलेक्शन था जिसको मैंने आपको कम समय में समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग MCQs वाले पोर्शन पे आते हैं। आप देखिए फास्ट कैसे हम लोग MCQs को करेंगे। यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप MCQ को जल्दी आसानी से कर पाएंगे। आइए दोस्तों MCQs देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीरो कूपन बॉन्ड। हाँ देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में समझिए। मैं आपको जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में फिर से समझा देता हूँ
क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे हम लोग कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो ये बीच का कोई कूपन हमें नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या होता है आप देखिए, खुद सोचिए कि इसमें हमको, ये हमारा क्या है, ये इसका मार्केट वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारा फेस वैल्यू है। देखिए हमें दो तरह का इनकम मिलता है, एक तो कूपन वाला इनकम मिलता है और एक हमें क्या मिलता है, जो चेंज होता है, जो डिफरेंस वाला इनकम मिलता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब आप बताइए, ये हम बात कर रहे हैं, नाम में लिखा हुआ है जीरो कूपन, मतलब कूपन तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अब कूपन नहीं मिलेगा तो आदमी क्यों लेगा वो बॉन्ड? एक ही कंडीशन में वो बॉन्ड ले सकता है कि उसे कैपिटल गेन हो। क्या हो? उसे कैपिटल गेन हो। अब आप बताइए कैपिटल गेन कैसे होगा? कैपिटल गेन तभी ना होगा कि जब हमारा फेस वैल्यू इसके मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, तभी उसको कैपिटल गेन होगा। तो जानबूझकर, ठीक है, इसको डेलिबरेटली क्या किया जाता है कि इसका जो मार्केट प्राइस है उसको फेस वैल्यू से क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। ठीक है, ताकि जो है हाँ, तो उसका उसका जो उसको रिडीम जो किया जाता है, ये फेस रिडीम तो फेस वैल्यू पे ही होगा। ठीक है, लेकिन जो उसको खरीदा जाता है उसका वैल्यू जो रहता है फेस वैल्यू से कम होता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। तो जो डिफरेंस है ना एम बी और एफ बी का, एफ बी माइनस एम बी जो डिफरेंस है वही इन्वेस्टर का गेन होता है। इसी से इन्वेस्टर क्या करते हैं, गेन करते हैं। समझ में आ गया आपको जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में? आप जरा क्वेश्चन पढ़िए। इट डू नॉट कैरी इन इंटरेस्ट, सही बात है। इट इज रिसीव्ड एट लोअर प्राइस देन इट, बिल्कुल सही बात है। इट कैरीज ऑन द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रहता ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रिसोर्स व्हेन लॉट ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशन आर पॉसिबल फॉर अ प्रॉब्लम। देखिए समझिए इसका मतलब क्या है, आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग क्या क्या होता है, क्यों ये ज़रूरी है समझना। सपोज़ आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई रियल लाइफ सिचुएशन है, ठीक है, और उस रियल लाइफ सिचुएशन का बहुत सारा सॉल्यूशन पॉसिबल है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन भी होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज की लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स है, रिसोर्स लिमिटेड है दोस्तों आपके पास। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि उस लिमिटेड रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का ढेर सारा सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्स को यदि हम लोग, किस तरह हम लोग लिमिटेड रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, एक मैथमेटिकल टेक्निक के द्वारा। तो उसी मैथमेटिकल टेक्निक को नाम दिया गया लीनियर प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों इस टॉपिक के से आपको ये फ़ायदा होगा कि पढ़ने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग लिमिटेड रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, और कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। अब देखते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, इस टॉपिक में क्या क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आती है उसे समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात, लीनियर नाम क्यों दिया गया इसका? What is the reason behind naming this topic as linear programming? Why it is called linear? So because variables के बीच का जो रिलेशन होगा दोस्तों, उसको हम लोग ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, प्रॉब्लम में कुछ वेरिएबल्स होंगे, x1, x2, y1, y2, इस तरह के वेरिएबल, तो उनके बीच का आपस का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा दोस्तों? वो लीनियर होगा। लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा, उसे ग्राफिकली हम लोग स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे। दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ नेम एज लीनियर। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। अब क्वेश्चन उठता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए क्या प्री रिक्विजिट है, मतलब इसको समझने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आइए समझते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला जो टर्म है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि ये एक फंक्शन होगा जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना होगा। सो इट इज़ द फंक्शन विच वी नीड टू ऑप्टिमाइज। दूसरा है हमारा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है कि वो लिमिटेड रिसोर्स होता है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत होती है हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो दोस्तों ये जो पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक है वो हमेशा इन दोनों चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। क्या क्या चीज़ है दोस्तों? पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दूसरा है कंस्ट्रेंट। ओके, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक फंक्शन होगा जिससे हमें ऑप्टिमाइज करना होगा, और जिस कंस्ट्रेंट, जिस रिसोर्सेज का यूज करके हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसे हम लोग कंस्ट्रेंट कहेंगे। चलिए अब हम लोग एग्जांपल से और से समझ जाएंगे ये आखिर चीज़ होते क्या है। अब देखते हैं हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग का जनरल स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों। हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसका एक जनरल स्टेटमेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ये जो हमने लिखा है ना, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट 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 प्लस cnxn, यानी कि c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 प्लस c4x4 प्लस c5x5, ऐसे करते कहाँ तक? cnxn तक। n हमारा कोई इंटीजर है दोस्तों, तो इसे ही हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि इसे ही हमें ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब अपने हिसाब, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे मुझे मॉडिफाई करना।
ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो प्रत्येक लीनियर प्रोग्रामिंग का अपना एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। दूसरी बात आती है कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट के बारे में मैंने बताया था कि ये वो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो देखिए इस केस में हमारे पास दो कंस्ट्रेंट हैं। पहला कंस्ट्रेंट है a11x1 प्लस a12x2 प्लस डॉट 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 प्लस a1n xn शुड बी लेस देन और इक्वल टू b1। देखिए यहाँ पे लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। और दूसरा है हमारा am1x1 प्लस am2x2, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं, a21 a31 a41 ऐसे करके am1, m कोई इंटीजर हो, ठीक है। तो am1x1 प्लस am2x2 प्लस डॉट 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 प्लस amn xn शुड बी लेस देन इक्वल टू bn। तो दोस्तों यहाँ से आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट के बारे में बताया है वो एक्चुअली में क्या है। अब हम लोग ग्राफिकल में देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो तरीका है, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है सिंप्लेक्स मेथड। और भी तरीके हैं लेकिन हमें दो ही टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल से समझते हैं। ग्राफिकल से एक आइडिया दिमाग में बन जाता है कि कैसे आखिर हो क्या रहा है, और तब हम लोग सिंप्लेक्स पे आएंगे। तो बेसिकली ये जो पहला लेक्चर है हमारा वो ग्राफिकल के इर्द गिर्द घूमेगा, और दूसरे लेक्चर में मैं सिंप्लेक्स को डिटेल में समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, ग्राफिकल मेथड को समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में पूछा गया है, कहा गया है अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट ए एंड बी, यानी कि कोई पार्टिकुलर कंपनी है वो दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, जिसका प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है ₹60 एंड ₹70। यानी कि ऐसा समझिए कि यदि वो एक प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करती है तो उसे ₹60 का प्रॉफिट होता है, और यदि बी को प्रोड्यूस करती है तो ₹70 का प्रॉफिट होता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ए को 10 घंटा चाहिए मशीन पी पे प्रोसेसिंग के लिए, 6 घंटा चाहिए मशीन क्यू पे प्रोसेसिंग के लिए, 5 घंटा चाहिए मशीन आर पे प्रोसेसिंग के लिए। जबकि प्रोडक्ट बी के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसे 7.5 घंटा चाहिए पी पे प्रोसेसिंग के लिए, 9 घंटा चाहिए क्यू पे प्रोसेसिंग के लिए, और 13 घंटा चाहिए आर पे प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को कितना टाइम लगता है डिफरेंट मशीन पे प्रोसेसिंग के लिए वो हमें दिया गया है। दोस्तों जब भी आपको ऐसा डाटा मिले तो आप लोग ट्राई करेंगे कि एक टेबुलर फॉर्मेट में उसे रिप्रेजेंट करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सब कुछ सीक्वेंस वे में समझ में आएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप देखिए क्या कर रहा है, द मैक्सिमम वीकली अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर 3 मंथ ऑफ पी क्यू एन आर आर। मतलब देखिए पी क्यू एन आर क्या है, पी क्यू एन आर मशीन का नाम है। तो मशीन का भी जो है अवेलेबिलिटी का दिया हुआ है कि एक वीक में वो मशीन कितना दिन अवेलेबल है, कितना घंटा अवेलेबल है। तो देखिए पहला जो मशीन P है वो 75 घंटा के लिए अवेलेबल है पर वीक। दूसरा मशीन Q जो है वो 54 घंटा के लिए अवेलेबल है पर वीक। तीसरा मशीन R जो है वो 65 घंटा के लिए अवेलेबल है पर वीक। तो ये हमें मैक्सिमम वीकली अवेलेबिलिटी हमें दी गई है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमें एक एलपी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें और उस ऑप्टिमम प्रोडक्ट के मिक्सचर को फाइंड कर सकें। तो आइए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग अपने एलपी प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज़, कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने एलपी प्रॉब्लम को। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखिए कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी टेबल होगा तो उसमें कॉलम होंगे और उसमें रो होंगे। तो कॉलम साइड में मैंने मशीन्स को डिनोट किया है। हमारे पास मशीन कौन कौन थे आप बताइए। एक मशीन P था, एक Q था और एक R था, ठीक है। तो ये हमने 3 कॉलम में रिप्रेजेंट किया, और चौथे कॉलम में हमने प्रॉफिट पर यूनिट को रिप्रेजेंट किया है, यानी कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो प्रॉफिट मिलती है उसको। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि मशीन, अब देखिए अब रो में आ जाइए। रो में हमने प्रोडक्ट को लिखा है। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, एक है प्रोडक्ट ए और एक है प्रोडक्ट बी, ठीक है दोस्तों। तो 2 प्रोडक्ट है हमारे पास। तो अब हम लोगों ने, आप समझिए इन बातों को, आप टेबल को कैसे फिलअप करना है ये समझिए। जरा क्वेश्चन को पढ़िए। प्रोडक्ट ए को मशीन P पे प्रोड्यूस होने के लिए कितना टाइम लगता है, 10 घंटा लगता है। तो ज़रा आप देखिए पहला रो और पहला कॉलम ए और P के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिखा है, 10 लिखा है। फिर बताइए प्रोडक्ट ए को मशीन Q पे कितना घंटा लगता है, 6 आवर लगता है। तो हमने देखिए यहाँ पे ए के सामने और Q के नीचे 6 लिखा है। उसी तरह प्रोडक्ट ए को मशीन आर में मैन्युफैक्चर होने के लिए कितना टाइम चाहिए, 5 घंटा चाहिए। तो हमने 5 लिखा। सिमिलरली हम लोगों ने सेम प्रोसेस किया बी के लिए भी 7.5 आवर्स, 9 आवर्स एंड 13 आवर्स, ऐसा हमने किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे लास्ट जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट पर यूनिट को। तो प्रॉफिट पर यूनिट क्या है दोस्तों, एक प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने के लिए 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और बी वाले में 70 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा चौथा कॉलम जो है वो प्रॉफिट पर यूनिट को ही दर्शा रहा है। एक में हमने 60 लिखा है और एक में हमने 70 लिखा है। अब जरा तीसरा रो पे आ जाइए।
तीसरा रो में क्या था दोस्तों, तीसरा रो में हम लोगों ने लिखा है मैक्सिमम आवर पर वीक, यानी कि जो मशीन है, हमारे पास 3 मशीन है जैसा कि हमने देखा है। तो दोस्तों ये जो 3 मशीन है, मशीन पी, मशीन क्यू और मशीन आर, तो इन तीनों कितना पर वीक कितना मैक्सिमम आवर ये अवेलेबल है, उसको हम लोगों ने चौथे कॉलम में दिखाया, चौथे रो में दिखाया है। तो दोस्तों देखिए, मशीन पी जो है 75 घंटा अवेलेबल है, मशीन क्यू 54 घंटा अवेलेबल है और मशीन आर 65 घंटा अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये चार्ट बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि इससे आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी आगे की चीज़ को समझने के लिए। तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि इस चार्ट को बनाएंगे। आइए अब आगे देखते हैं, अब हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं, स्टेप वाइज कैसे इस प्रॉब्लम को डील करना है। तो सबसे पहला की डिसीजन है ये डिटरमाइन करना कितना यूनिट ए का प्रोड्यूस करना है और कितना यूनिट बी का प्रोड्यूस करना है पर वीक, यानी कि एक सप्ताह में हम लोग ए का कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और बी का कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक सप्ताह में हम लोगों ने ए का x1 यूनिट प्रोड्यूस किया और बी का भी x2 यूनिट प्रोड्यूस किया। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है ए का एक सप्ताह में x1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और बी का x2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि आप समझ सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा हमारा। देखिए मैंने बताया था 2 चीज़ होता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक कंस्ट्रेंट। तो अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया जाता है और कैसे कंस्ट्रेंट बनाया जाता है। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, एक बार डेफिनेशन देखिए। इट इज़ अ फंक्शन विच वी नीड टू ऑप्टिमाइज, यानी कि हमें किसे ऑप्टिमाइज करना है वो हम यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों आप बताइए किसे ऑप्टिमाइज करना है हमें, क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, ये साफ लिखा हुआ है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा बनाएंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू। अब आप बताइए दोस्तों, पहले प्रोडक्ट ए की बात करते हैं। प्रोडक्ट ए का एक प्रोडक्ट बनाने में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 60 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है और हम कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, x1 यूनिट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा एक वीक में प्रोडक्ट ए को बनाने में, सिंपल सी बात है 60 इंटू x1। उसी तरह आ जाइए बी पे, बी का बताइए कि कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, x2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है पर वीक और एक यूनिट बनाने में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 70 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट पर वीक कितना हो गया, 70x2 हो गया। तो दोस्तों टोटल प्रॉफिट पर वीक कितना हो गया, 60x1 प्लस 70x2, आप समझ सकते हैं। तो वही हमने लिखा है यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, जेड हमारा कोई एक फंक्शन है, जेड इज इक्वल टू 60x1 प्लस 70x2। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसे ही हमें ऑप्टिमाइज करना है इस क्वेश्चन में। चलिए उम्मीद है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, मैंने क्लैरिटी के साथ आपको समझा भी दिया। अब हम लोग दूसरा चीज़ है कंस्ट्रेंट। अब बात आती है कंस्ट्रेंट कैसे डिटरमाइन करें। हर एक लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और एक कंस्ट्रेंट होगा। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिस्कस कर लिया, जो कि है हमारा मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 60x1 प्लस 70x2। नाउ क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू राइट अवर कंस्ट्रेंट। तो देखिए कंस्ट्रेंट कितने होंगे, तो कंस्ट्रेंट यहाँ पे 3 होंगे, एक प्रोडक्ट पी के लिए, ठीक है, एक मशीन पी के लिए, एक मशीन क्यू के लिए और एक मशीन आर के लिए। आइए मशीन पी के लिए कैसे कंस्ट्रेंट निकालते हैं वो देखते हैं। समझिए ये 10 क्या है दोस्तों, 10 है आवर। एक यूनिट प्रोडक्ट ए को मशीन पी पे प्रोड्यूस होने के लिए कितना घंटा लगता है, 10 घंटा लगता है। चलिए और हमारे पास कितना यूनिट प्रोडक्ट है एक्चुअली में, ए का x1 यूनिट है, तो x1 यूनिट को कितना टाइम लगेगा, 10x1 लगेगा, लॉजिकली आप समझ सकते हैं। अब बी पे आ जाइए, A1 यूनिट बी को प्रोड्यूस होने में मशीन पी पे कितना टाइम लगता है, 7.5 आवर। और हमारे पास कितना बी का यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, x2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 7.5 इंटू x2। तो और फिर ये बताइए 10x1 प्लस 7.5x2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल टाइम टेकन पर वीक ऑन मशीन पी। ठीक है दोस्तों, तो मशीन पी पे जब मैक्सिमम टाइम जो अवेलेबल है वो कितना है, 10x1 प्लस 7.5x2। और दोस्तों मैक्सिमम आवर पी कितना दे सकता है पर वीक, 75। सो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 10x1 प्लस 7.5x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 75। मतलब 75 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम आवर जो पी मशीन दे सकता है एक सप्ताह में वो है 75 घंटा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये हमारा पहला कंस्टेंट है। उसी तरह दूसरा कंस्टेंट बनेगा क्यू से। क्यू से कैसे कंस्टेंट बनाएंगे, आप खुद लॉजिकली सोचिए दोस्तों। देखिए क्यू का जहाँ तक बात है तो क्यू का ए प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटा लगता है, तो x1 प्रोडक्ट बनाने के लिए 6x1 टाइम लगेगा। इसी तरह मशीन क्यू पे बी प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए 9 घंटा लगता है, तो x2 यूनिट बी का बनाने के लिए 9x2 टाइम लगेगा। और टोटल टाइम अवेलेबिलिटी कितना है, 54 घंटा। सो इक्वेशन क्या बनेगा, 6x1 प्लस 9x2 शुड बी लेस दैन इक्वल टू 54। और जहाँ तक बात है आर का, तो आर का भी सेम होगा, 5x1 प्लस 13x2 शुड बी लेस दैन इक्वल टू 65। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया और 3 कंस्टेंट बना लिया।
अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों नाम दिया गया है। अब जरा तीनों इक्वेशन को देखिए आप, तीनों में जो डिग्री है हमारे वेरिएबल का वो कितना है 1, और तीनों का तीनों ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। इसी कारण से इसे नाम दिया गया लीनियर प्रोग्रामिंग। अब हमें ये तो था, ये मेन पार्ट होता है दोस्तों। अब हमें करना क्या है कि इन तीनों इक्वेशन को ग्राफिकली हमें प्लॉट करना है। तो ग्राफिकली प्लॉट कैसे करेंगे, ये चीज़ आप लोग अपने बेसिक क्लास में सीखे होंगे कि कैसे किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस पे हम लोग x1 को डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग x2 को डिनोट करेंगे और एक लीनियर कर्व को बनाएंगे। लीनियर कर्व को कैसे बनाया जाता है ये आप लोग जरूर जानते ही होंगे। यदि आप लोग नहीं जानते हैं और यदि चाहते हैं कि मैं इसे समझाऊँ तो मैं इसके लिए अलग लेसन बनाऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है, तो मैं उस पर भी लेसन बना दूंगा कि हाउ टू ड्रॉ अ लीनियर कर्व ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रहा होगा इसमें। तो ये जो 3 लाइन है ना दोस्तों, ये पहला कंस्टेंट, दूसरा कंस्टेंट और तीसरा कंस्टेंट का लाइन है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे समझिए, अब मैं लाइन बनाने नहीं जा रहा हूँ, वो तो आप उम्मीद है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जानते हैं लाइन कैसे बनाया जाता है। अब आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, अब आप क्या देखेंगे दोस्तों, आपको ये देखना है कि किन किन पॉइंट पे ये लाइन आपस में मीट कर रहे हैं। तो देखिए पॉइंट बी और पॉइंट सी पे ये लाइन आपस में मीट कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ मीट कर रहे हैं दोस्तों, ए पे और डी पे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इनइक्वालिटी है दोस्तों, तो इनइक्वालिटी का अपना एक रीजन होगा, अपना एक इलाका होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो रीजन आपको देखना है, सभी लाइन के लिए इनइक्वालिटी का अपना एक रीजन होगा। और फिर फाइनली क्या करना है कि जो रीजन कॉमन आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस केस में जो कॉमन रीजन है वो है हमारा OABCD, और इस OABCD को ही हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, OABCD को क्या कहते हैं हम लोग, रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। अब प्रश्न उठता है कि हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो मैक्सिमम बताओ कितना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि देखिए O का कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, A का कोऑर्डिनेट कितना है 0,4, B का कोऑर्डिनेट भी होगा, C का कोऑर्डिनेट भी होगा, D का कोऑर्डिनेट भी होगा। तो इन सभी कोऑर्डिनेट का वैल्यू इस मैक्सिमाइज Z वाले फॉर्मूला में पुट करना है, यानी कि 60x1 + 70x2 में पुट करना है, और देखना है कि मैक्सिमम किस केस में आ रहा है। जिस केस में मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि इन पांचों में से कोई एक ही आंसर देगा, हमें एक ही कोऑर्डिनेट हमें आंसर देगा, और जिसमें भी मैक्सिमम आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये मेथड हमको फॉलो करनी है ग्राफिकल मेथड्स के सॉल्यूशन के लिए। ये तो था मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को समझाया, अब मैं इसे एग्जांपल से भी क्लियर करूँगा, अच्छे से क्लियर करूँगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग सिंप्लेक्स मेथड की। देखिए दोस्तों, सिंप्लेक्स मेथड का कुछ बेसिक पार्ट मैं यहाँ कवर करूँगा, इसके बारे में डिटेल लेक्चर में अगले लेसन में लेकर आऊँगा। देखिए सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है कि ये भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर है। हमारे पास इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन होगा जो कि इम्प्रूव होते जाएगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन हमें पहले मिल जाएगा और उसे हम लोग इम्प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, कुछ स्टेप तक, जब तक हम लोग पूरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच जाए। तो इनिशियल सॉल्यूशन से इम्प्रूवमेंट करते 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 हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, तो जितने भी इनइक्वालिटीज़ हैं सभी को हम लोग इक्वालिटी में बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे तो वो समझिए, इनइक्वालिटी या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, यही तो 2 हो सकता है। तो देखिए ग्रेटर देन वाले केस में क्या करना है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x1 - x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब देखिए इसे हमें इक्वालिटी में बदलना है। आप दिमाग लगाइए दोस्तों कि 2x1 - x2 तो ज़्यादा है ना, तो उससे हम लोग यदि 10 के बराबर करना चाहते हैं तो कुछ घटाना पड़ेगा, लॉजिक सी बात है। तो जिस चीज़ को घटाते हैं दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं सरप्लस वेरिएबल, और यहाँ पे उसको मैंने S2 से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि हमने S2 को घटाया है। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या बना, 2x1 - x2 - S2 = 0। S2 हमारा एक सरप्लस वेरिएबल है। दूसरा केस देखिए दोस्तों, ये मिनिमाइज वाला केस है। क्या इक्वेशन है दोस्तों, तो फ्रेंड्स 5x1 - x2 <= 18। तो हमें इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलना है। तो लेस देन को इक्वल टू में कैसे बदलेंगे, कुछ जोड़ेंगे। तो इस केस में जिस चीज़ को जोड़ते हैं उसे हम लोग स्लैक वेरिएबल कहते हैं, और उसे हमने S1 से रिप्रेजेंट किया है। तो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलने के बाद जो हमारा इक्वेशन आएगा वो होगा 5x1 - x2 + S1 = 18। दोस्तों ये सरप्लस वेरिएबल, ये स्लैक वेरिएबल, इन सभी को दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैसा ही है, मैक्सिमाइज Z = C1x1 + C2x2 + Cnxn। और हमारे पास देख सकते हैं यहाँ कंस्टेंट है, ये m नंबर ऑफ कंस्टेंट है, और ये क्या है x1 x2 से भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो काम का चीज़ है वो समझिए, n और m 2 चीज़ है। n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, m क्या है, इक्वालिटी कंस्टेंट। तो n जो है वो हमेशा m से ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो m से हमेशा ज़्यादा होंगे। अब देखिए n का 2 पार्ट है, n में से एक m होता है और एक पार्ट होता है n - m। तो m को कहते हैं हम लोग बेसिक वेरिएबल। ये वर्ड ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेसिक वेरिएबल क्या होता है, बेसिक वेरिएबल से मिलता है हमें बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है,
और n माइनस m जो बचे रह जाते हैं वो होते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए x1 x2 x3 x4 x5, यहाँ कितने वेरिएबल हैं? 5 वेरिएबल हैं, तो n का वैल्यू हो गया 5। अब m जो है मान लीजिए 3 है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा m क्या है, ठीक है। तो m यदि 3 है तो n माइनस m कितने हो गए? 2 हो गए। तो 3 हो गए हमारे बेसिक वेरिएबल जो कि देंगे हमें बेसिक सॉल्यूशन, और 2 जो होंगे वो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे। दोस्तों स्लैग ये जो सिंप्लेक्स मेथड है वो मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है दोस्तों। पहले रियल फीचर था, उसको हम लोगों ने डुप्लीकेट किया और उस पर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और किस पे परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट? तो हमने एक मॉडल बनाया था ताकि हम लोग उस सिस्टम के ऑपरेशन को समझ पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली जो रियलिटी है उसका एक इमिटेशन है, उसका एक वर्चुअल है, समझ रहे हैं बात को। तो इसका ये जो इमिटेशन है रियलिटी का, वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है या वो मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसका एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है बैंक के पर्सपेक्टिव में। तो देखिए दोस्तों, चेंज इन इंटरेस्ट रेट उसका क्या इफेक्ट होगा, एक्सचेंज रेट के चेंज का क्या इफेक्ट होगा, राइज इन वेजेस का क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए टेक्नोलॉजी का क्या कॉस्ट यदि बढ़ गया तो उसके प्रॉफिट ऑफ बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सभी के सभी चीज़ हम लोग सिमुलेशन मॉडल के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो ये इस पार्टिकुलर टॉपिक की बेनिफिट्स हैं। आखिर क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग जरा सिमुलेशन मॉडल को देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि सिमुलेशन आखिर है क्या और क्यों इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग ये समझते हैं दोस्तों कि सिमुलेशन का मॉडल क्या है। तो दोस्तों सिमुलेशन मॉडल में देखिए हम लोग क्या करते हैं। इन दिस मॉडल द सिस्टम्स एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय अर्थमेटिक, एनालॉग और लॉजिकल प्रोसेसेस। तो जो हमारा सिस्टम का एलिमेंट है उसको या तो अर्थमेटिक यानी तो एनालॉग या लॉजिकल प्रोसेस से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हम लोग रियल सिस्टम की डायनेमिक प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर पाएँ। चलिए अब जरा मेथड्स को देखते हैं। इसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। हमें अपने प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है और हमें अपने प्रॉब्लम के वेरिएबल्स को डिफाइन करना है दोस्तों। अब कैसे करेंगे? अब ये कैसे करेंगे तो देखिए, इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। हम अपने ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई कर दें, ठीक है। और हमें वेरिएबल, रिलेवेंट वेरिएबल यानी जो भी रिलेवेंट वेरिएबल हैं उसके बारे में पता होना चाहिए जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेप्स। तो आपको स्टेप पता होना चाहिए। पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम को डिफाइन करना, अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, अपने वेरिएबल को डिफाइन करना। दूसरा स्टेप है दोस्तों अपने सिमुलेशन मॉडल को कंस्ट्रक्ट करना। अब देखिए, हमने वेरिएबल को स्पेसिफाई कर लिया, पैरामीटर को स्पेसिफाई कर लिया, डिसीजन रूल को स्पेसिफाई कर लिया और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई कर लिया इस पार्टिकुलर सिमुलेशन मॉडल के कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद दोस्तों हम लोग पैरामीटर के वैल्यू को स्पेसिफाई करेंगे और वेरिएबल के वैल्यू को स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि दोस्तों स्टार्टिंग कंडीशन को डिसाइड करेंगे और रन लेंथ को डिसाइड करेंगे। इसके बाद चौथा स्टेप है इवैल्यूएट रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आया दोस्तों उसे डिटरमाइन करेंगे। जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट आया उसे डिटरमाइन करेंगे। और पांचवा स्टेप है नया एक्सपेरिमेंट को प्रपोज करना, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन के साथ हमें कंपेयर करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है मोंटे कार्लो मेथड ऑफ सिमुलेशन। ये अप्रोच में क्या करता है, ये इस अप्रोच में प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं रैंडम नंबर के रूप में, ठीक है। रैंडम नंबर क्या होता है दोस्तों? हम लोग रैंडम नंबर का इंटरवल को जनरेट करेंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रैंडम नंबर के इंटरवल को जनरेट करेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आपको। अब देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। 100 दिन के पीरियड के लिए केक का डिमांड का किसी भी बेकरी शो से केक का डिमांड का पैटर्न आपके सामने है। देखिए जो ऊपर वाला रो है उसमें डेली डिमांड दिया हुआ है, नंबर ऑफ लोब्स, और जो नीचे वाला रो है उसमें नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है। तो देखिए डिमांड देख लीजिए, डेली डिमांड एक केक का डिमांड 5 दिन तक है, 2 केक का डिमांड 13 दिन है, 3 केक का डिमांड है 20 दिन, 4 केक का डिमांड है 27 दिन, 5 केक का डिमांड है 26 दिन और 6 केक का डिमांड है 9 दिन, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने देखिए कुछ सीक्वेंसेस दी गई हैं रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम नंबर्स की, जैसे 41, 95, 64, 3, 77, 34, 21, 57, 9 और 85। अब इसके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस को यूज करके आप 10 डे सीक्वेंस का एक सिमुलेट कीजिए, ठीक है। 10 डे सीक्वेंस किस चीज़ का? तो डिमांड ऑफ केक्स का। अब देखिए यही क्वेश्चन है। तो मैंने बताया ना दोस्तों, हमारे सामने जो रियल प्रॉब्लम है उसका हम लोग एक मॉडल बनाते हैं दोस्तों, और उस मॉडल के बेसिस पे हम लोग अपने टेस्ट को कंडक्ट करते हैं और रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग करके देखते हैं कैसे ऐसे किया जाएगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को कवर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए 5 दिन, मान लीजिए 100 दिन है टोटल। आप सबको जोड़िएगा दोस्तों, आप सभी को जोड़िएगा नंबर ऑफ डेज को, तो 100 दिन आएगा। तो 100 दिन में से 5 दिन ऐसा है कि डिमांड जो था 1 केक पर दिन था, ठीक है।
13 दिन ऐसा दिन था जिसमें डिमांड जो था वो 2 केक पर डे था, एंड सो ऑन। वैसे देख सकते हैं 5 दिन 1 केक था, 13 दिन 2 केक पर डे था डिमांड। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि ये जो पहला है डिमांड पर डे लिखा दिया हुआ है दोस्तों। अच्छा, आउट ऑफ 100 डेज फॉर विच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इन एग्जाम्पल, ठीक है, विच 10 डे यू आर गोइंग टू चूज फॉर सिमुलेटिंग द डेली डिमांड फॉर ऑफ केक। अब दोस्तों ये प्रश्न उठता है ना, आखिर कौन सा 10 दिन को हम लें यहाँ, 10 दिन तो यहाँ बहुत सारा है, आखिर कौन सा 10 दिन को लेंगे। तो इस अनसर्टेनिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंडम नंबर का यूज करते हैं। समझ रहे हैं बात को, आखिर रैंडम नंबर लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि हमें यही नहीं पता है कि आखिर 10 दिन कब से कब का लें, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे एक रैंडम नंबर को लेके चल रहे हैं। अब देखिए, अब स्टेप समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेली डिमांड के प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करेंगे, तब कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करेंगे, और कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के हेल्प से हम लोग रैंडम नंबर को जनरेट करेंगे, जो कि 00 से 99 तक रहेगा। 99 तक क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि टोटल 100 नंबर्स हैं, हम लोग एक कम लेंगे। समझिए बात को, मैं समझा चुका हूँ कि आखिर रैंडम नंबर का क्या ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डेली डिमांड की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, फिर कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, और कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के डाटा से हमें जो है रैंडम नंबर को जनरेट करना है दोस्तों। आइए, समझ में आ गया स्टेप। चलिए, और तब क्या करेंगे, कोई भी जो हमारे पास जो 10 डे का सीक्वेंस देखिए, हमारे पास जो 10 रैंडम नंबर का सीक्वेंस दिया हुआ है उसको सिमुलेट करेंगे 10 दिन के। देन वी टेक अप द गिवन सीक्वेंस ऑफ 10 रैंडम नंबर्स, ठीक है, टू ऑब्टेन सिमुलेटेड 10 डे सीक्वेंस ऑफ डिमांड। चलिए अब करके देखते हैं। देखिए, मैंने इस टेबलर फॉर्मेट में सब कुछ क्लियर कर दिया है। सबसे पहला कॉलम है डेली डिमांड्स का, जिसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा है नंबर ऑफ केक्स। दूसरा जो कॉलम है वो नंबर ऑफ डेज का है। तीसरा कॉलम हमारा प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी तो बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं बताइए, हमारे पास जो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है उसे नंबरेटर में लिखते हैं और टोटल आउटकम को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, नंबर ऑफ डेज है, और टोटल आउटकम क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ डेज। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का, और लास्ट कॉलम हमारा रैंडम नंबर असाइन टू प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए मैंने नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर 5 कॉलम्स हैं। तो दोस्तों डेली डिमांड्स का कॉलम में पहला 1 2 3 4 5 6, यही तो डिमांड्स है दोस्तों। देखिए यहाँ पे टेबल में देखिए, यहाँ तो दिया हुआ ना 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारा डेली डिमांड्स है। तो पहला कॉलम में 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है। उसके सामने 1 के सामने 5 होगा, 2 के सामने 13 होगा। तो अगला जो नंबर ऑफ डेज का कॉलम है उसमें 5 13 20 27 26 9, आप देख सकते हैं। सभी को जोड़िएगा तो आपको 100 आंसर आएगा। तीसरा जो कॉलम है उसमें प्रोबेबिलिटी को आपको लिखना है। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका काफ़ी आसान है। नंबर ऑफ डेज पहले रो के लिए निकाल के देखते हैं। बताइए पहले रो में नंबर ऑफ डेज कितना है, 5 है, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, 100 है। तो 5/100 कितना हो गया, 0.05। दूसरे कॉलम के लिए, दूसरे रो के लिए बात करते हैं। दूसरे रो में नंबर ऑफ डेज कितना है, 13, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, 100, तो 13/100 कितना होगा, 0.13। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हर एक रो का प्रोबेबिलिटी को निकाल लीजिए। अब कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे निकाला जाता है कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो पहले रो का जो 0.05 उसको तो वैसे ही छोड़ दीजिए। जब आप दूसरे रो में आइएगा तो जो आपका 0.13 है उसे भी इसमें ऐड कर लीजिए, यानी 0.05 प्लस 0.13 यानी कि 0.18। तीसरे रो में जब आइएगा तो 0.20 को फिर से जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.38। ऐसे ही बढ़ते जाइए जोड़ कर, और अंतिम में आप 1 पे पहुंच जाइएगा। और जो लास्ट कॉलम है हमारा उसमें हमने क्या किया है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है उसे रैंडम नंबर असाइन किया है। दोस्तों कैसे असाइन करते हुए मैं समझाता हूँ। बताइए पहले रो का कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना आया है, बताइए 0.05 आया है ना। तो आप क्या कीजिए, 0 से शुरू कीजिए और 0.4 तक जाइए, एक कम लेना है। समझ रहे हैं बात को, 5 तक है तो एक कम लेना है। फिर देखिए दूसरे रो का कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.18 है। तो पहले वाला को कहाँ छोड़े थे, 4 पे छोड़ दिए थे, तो 5 से शुरू कीजिए, 5 से शुरू कीजिए और 17 तक लीजिए। तीसरे रो का कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.38। पहले वाले को कहाँ छोड़े, 17 छोड़े थे, 18 से शुरू कीजिए और 37 तक लीजिए, यानी एक कम लेना है। फिर चौथे वाले का कहाँ से हो जाएगा बताइए, 37 पे छोड़े थे तो 38 से लेके 64 तक हो जाएगा, एक कम लेना है। समझ रहे हैं बात को, और लास्ट में 99 तक ही जाएगा। अब दोस्तों उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारा पहला टेबल है। अब इसके बाद इसी बेसिस पे हम लोग दूसरा टेबल बनाएंगे। अब हम देखिए अब क्या करेंगे कि हमने जो असाइंड रैंडम वेरिएबल है जो कॉलम 5 में मैंने दिखाया था उसका यूज करेंगे, ठीक है, किसके कंजंक्शन में, 10 रैंडम वेरिएबल गिवन इन द एक्सरसाइज। क्वेश्चन में याद है आपको 10 रैंडम वेरिएबल दिए हुए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ देखिए मैं बात कर रहा हूँ इसी 10 रैंडम वेरिएबल की। तो दोस्तों अभी जो हम लोगों ने 5वां कॉलम में रैंडम नंबर असाइन टू प्रोबेबिलिटी को ऑब्टेन किया है उसको यूज करेंगे किसके कंजंक्शन में, जो रैंडम वेरिएबल हमें एक्सरसाइज में दिए गए हैं जो कि डेली डिमांड फॉर 10 डेज को सिमुलेट कर रहे हैं। आइए देखिए हम लोग करते हैं दोस्तों। सबसे पहला कॉलम बनाएंगे डे नंबर का, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे गिवन रैंडम नंबर्स,
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग असाइन रैंडम वेरिएबल इंटरवल कॉलम, और लास्ट कॉलम है हमारा 10 डेज सीक्वेंस ऑफ सिमुलेटेड डेली डिमांड ऑफ केक। आइए, पहला डे नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्योंकि 10 डाटा है तो 10 डे होगा, ठीक है। अब देखिए रैंडम नंबर पहला में कितना दिया हुआ था, 41 दिया हुआ है, दूसरा में 95 दिया हुआ है। अब आप ये बताइए कि 41 किस रेंज में आ रहा है दोस्तों, पिछला वाला टेबल देखिए, 41 38 से 64 वाले में आएगा, ठीक है, तो 38 से 64 लिख दीजिए। फिर अगला क्या है हमारा 95, 95 किस रेंज में आएगा, 95 आएगा 91 से 99 में, तो यहाँ 91 से 99 लिख दीजिए। तो दोस्तों जो पहला टेबल का डाटा था, रो नंबर कॉलम नंबर 5 था, उस डाटा को आपको यहाँ पे यूज करना है, समझ रहे हैं बात को। जैसे 3 है, 3 किस रेंज में लाई करेगा, तो 0 से 4 के बीच में लाई करेगा, लिख दीजिए। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे लास्ट जो हमारा कॉलम है उसमें क्या है 10 डेज सीक्वेंस ऑफ सिमुलेटेड डेली डिमांड ऑफ केक। तो दोस्तों क्या करना है कि 0 से 04 के लिए डेली डिमांड कितना था, 1 था। 05 से 17 के लिए डेली डिमांड कितना था, 2 था, तो वही को उतार देना है आपको। तो पहला जो हमारा पहला जो रो है उसमें डेली डिमांड कितना है था, उसमें देखिए 38 से 64 है, और 38 से 64 के लिए डेली डिमांड कितना था, 4 था, तो इसलिए 4 मैंने लिख दिया। फिर 91 से 99 के लिए डेली डिमांड कितना था, 6 था, तो हमने 6 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह 38 से 64 के लिए फिर से आ गया 4, 0 से 4 के लिए बताइए कितना था, 0 से 4 के लिए था आपका 1, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिख दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना फाइनल कॉलम भी प्रिपेयर कर लिया। तो जो डेली डे सीक्वेंस है सिमुलेटेड डेली डिमांड का केक का, उसको लास्ट कॉलम में हमने ऊपर वाले टेबल में लिख दिया है। तो बैकर जो है उस प्रकार से केक को प्रिपेयर कर सकता है। अब दोस्तों यदि मान लीजिए आपसे एवरेज सिमुलेटेड डिमांड पर डे निकालने को पूछ लिया गया, तो कैसे कीजिएगा, जो लास्ट कॉलम है उसमें सभी एलिमेंट को जोड़ दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 37, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने, 10। एवरेज तो ऐसे ही निकाला जाता है ना, ठीक है। तो एवरेज क्या पूछा गया है, एवरेज सिमुलेटेड डिमांड, सिमुलेटेड डिमांड। तो सिमुलेटेड डिमांड का एवरेज अमाउंट कैसे निकालेगा, 37 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको 3.7 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कंसेप्ट को और रीइंफोर्स करने के लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल भी लाया हूँ आपके सामने, जो कि मैकमिलन बुक से लिया गया है। आइए इसको देखते हैं। अ फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट, पास डाटा ऑफ डिमांड पर वीक इन केजी विथ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बिलो। तो देखिए पहला रो है हमारा डिमांड पर वीक, और दूसरा रो है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों डिमांड पर वीक में देखिए 5, 10, 15, 20, 25 है, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 11, 8, 21, 5, 5। तो हमको क्या करना है, इस सीक्वेंस को यूज करके, ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर, हमें अगले 5 वीक का डिमांड को जनरेट करना है, और उसके साथ हमें एवरेज डिमांड भी निकालना है पर वीक का। समझ रहे हैं बात को, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए सबसे पहला काम क्या है, रैंडम नंबर क्या है, हमारे पास रैंडम नंबर भी दिया हुआ है, देखिए 35, 52, 13, 90 और 23, ये यही सीक्वेंस है रैंडम नंबर का, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला हम काम क्या रहेगा, एक टेबल बनाना काम रहेगा। स्टेप तो यही है हमारा। तो पहला रो लिखेंगे डिमांड पर वीक, उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, उसके बाद क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, उसके बाद रैंडम नंबर इंटरवल, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में किया है। तो दोस्तों डिमांड पर वीक में 5, 10, 15, 20, 25, फ्रीक्वेंसी में 11, 8, 21, 5, 5, और सबको जोड़ दीजिएगा तो 50 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, तो फ्रीक्वेंसी को समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दीजिए, जैसे 11 को 50 से गुना डिवाइड कीजिए, 8 को 50 से कीजिए, 21 को 50 से कीजिए, 5 को 50 से कीजिए, तो आप वैल्यू लिखते जाइए। दोस्तों सिमुलेशन सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है, यदि आप इसका क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं समझिए कि ये एकदम ये मूर्खता वाली बात है। तो सिमुलेशन वाले टॉपिक को नहीं छोड़ना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा इससे, ठीक है। ये 5 मार्क्स जो है आपको ग्रैब करना ही करना है दोस्तों, एनी हाउ, ठीक है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को समझा भी रहा हूँ। तो दोस्तों 0.22, 0.16, 0.42, 0.10 और 0.1, तो ये आपका क्या निकल गया, प्रोबेबिलिटी निकल गया। उसके बाद दोस्तों क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वो मैंने बताया ही है, पहले रो के लिए 0.22, उसके बाद 0.22 प्लस 0.16, 0.38, ऐसे करके जोड़ते जाइए, लास्ट तक आपको 1 मिल जाएगा। और दोस्तों रैंडम नंबर इंटरवल जो है अभी मैंने बताया था तरीका, तो 0.22 के लिए कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेकर 21 तक होगा, 0.38 के लिए कहाँ से कहाँ होगा, 22 से लेकर 37 तक होगा। ये दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो ये टेबल के बेसिस पे हम लोग एक दूसरा टेबल बनाएंगे। अब जो हमारे पास डाटा दिया गया है उससे पहले लिखेंगे। तो डाटा हमारे पास कितना दिया हुआ, 35, 52, 13, 90, 23। तो 35 किस रेंज में लाई कर रहा है, देखिए 35 22 से 37 वाले रेंज में लाई कर रहा है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड पर भी कितना है, 10, तो यहाँ पे हम लोग सामने 10 लिख देंगे। 52 किस रेंज में लाई कर रहा है, 38 से 79 के बीच में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड पर भी 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। तो आप सभी रैंडम वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड को लिख दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, आपको 65 आ जाएगा। एवरेज ही पूछा गया था ना, एवरेज कैसे निकालेंगे, 65/5 यानी कि 13। तो दोस्तों ये था हमारा सिमुलेशन वाला टॉपिक। एक टॉपिक और है प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि आप मेरे एस्टिमेशन वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसे भी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम चांस है वो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। मैं और भी वीडियोस डालूंगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जिन लोगों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वो नीचे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।